मैं हूं दिवाकर और आज मैं आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वन शॉट। एक शॉट में मतलब इसी एक क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो इससे पहला वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर नहीं आया है या अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, और उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने देखा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमने डिस्कस करी थी। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे और पहली स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और बोलूँगा कि आप साथ साथ में अपनी नोट्स भी बनाते रहें। नोट्स बनाने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो याद रहते हैं। ठीक है, तो पहला हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में पहले पेज में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए नोट्स बना रखी हैं और आप भी अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो या तो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, डायरेक्टली या तो प्लांट्स को खाते हैं, या इनडायरेक्टली वो एनिमल्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को जो प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो डायरेक्टली ये किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, या इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। क्लियर? अच्छा, एनिमल जो है वो एग्जिबिट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स के केस में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जैसे हमने कौन सा पढ़ा था, कस्क्यूटा पढ़ा था, पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोरस जो पार्शियली हेट्रोट्रॉफ और पार्शियली ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ें वहाँ पर देखी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस स्लाइड में थोड़ा सा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, वाइटामिन्स होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट को हम जैसा कार्बोहाइड्रेट है वैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते अपनी बॉडी में, नहीं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा जटिल होता है, इसीलिए इसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इनको जैसे के तैसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इनको सबसे पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मीन्स डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और किस में बदलना पड़ेगा, सिंपलर सब्सटेंस में बदलना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट को में स्टार्च होता है, उसको हमने शुगर में कन्वर्ट कर दिया, या इसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तब हम प्रोटीन को हमने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। आगे ये चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको हमें सिंपलर सब्सटेंस में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में जो तोड़ने की प्रोसेस होती है बच्चों, उसको हम बोल देते हैं पाचन, डाइजेशन। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदलने की प्रोसेस को डाइजेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होते हैं। फूड को लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जीवों के। इंसान अलग तरीके से खाएगा, कोई जानवर है वो अलग तरीके से खाएगा, एक गाय अलग तरीके से खाएगी, एक शेर अलग तरीके से खाएगा। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वरी करता है, अलग होता है फूड को लेने का जो प्रोसेस है, जो फीडिंग मेथड है उसका। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। जैसे गाय घास खाती है चबा चबा के, है ना। जो शेर होते हैं वो मांस को फाड़ के खाते हैं। ठीक है, स्नेक जो होते हैं वो एनिमल्स जैसे रैट
को क्या करते हैं, खा जाते हैं या निगल जाते हैं, सॉलो करते हैं। बटरफ्लाई जो होते हैं नेक्टर को सक करते हैं, चूसते हैं। नेक्टर मतलब जो फूलों का क्या होता है, रस होता है। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो होते हैं, ह्यूमंस के जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर टेकिंग फूड। ठीक, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर वो किस तरह का फूड खाते हैं, मतलब काइंड ऑफ फूड यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर उनका फीडिंग मेथड क्या है, किस तरीके से वो खाते हैं। जैसे हम हाथ से पकड़ करके अपने माउथ में खाने को डालते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ डायरेक्ट चबा करके खाते हैं, कुछ स्क्रैप करके खाते हैं, कुछ चूस करके सक करके खाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं सभी जीवों के। जैसे मच्छर खून चूसता है ना, अलग अलग तरीके हैं सबके फीडिंग के। ठीक, जैसे स्नेल, घोंगा, स्नेल जो होता है ना, ये किसको खाता है, प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट को खाता है और लीव्स, पत्तियों को खाता है। लेकिन खाता कैसे, स्क्रैप करके, स्क्रैप करके। स्क्रैपिंग मतलब होता है रगड़न, रगड़ करके। ये पत्तियों पर क्या करता है, अपनी जीभ को अच्छे से रगड़ता है और उसके बाद उसको क्या करता है, खाता है। तो ये इसका फीडिंग मेथड है, स्क्रैपिंग। एंड अंट जो है यानी चींटी जो है, ये शुगर, जैसे चीनी कहीं पे गिर जाती है तो वहाँ पर चींटियाँ लग जाती है, या अदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, भोजन के कण होते हैं, उनको ही चबा करके खाती है, च्यूइंग। ठीक है, ये च्यूइंग उसका क्या है, फीडिंग मेथड है। ईगल, अच्छा ईगल क्या करती है, ईगल जो है मांस को फाड़ के खाती है, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, है ना, टीयरिंग एंड स्वालोइंग। ठीक है, निगल करके या फाड़ के उसको ही खाती है। हमिंग बर्ड जो है ये नेक्टर को खाती है, यानी फूलों का जो रस है उसको सक करती है, यानी कि सकिंग इसका फीडिंग मेथड हो गया। लाइस होती है जूं, जो कि ब्लड को चूसती है। इंसान के खोपड़ी सर पर होते हैं ये, बालों के जड़ों में, ठीक है, और वहाँ से खून को क्या करते हैं, सक करते हैं। मॉस्किटो भी आपको पता ही है, खून चूसता है, सक। बटरफ्लाई जो है नेक्टर को सक करता है, नेक्टर यानी फूलों का जो रस होता है। हाउस फ्लाई, मक्खी जो होता है लिक्विड या सेमी लिक्विड फूड को ना क्या करती है, स्पॉन्जिंग होती है इसमें, जो फीडिंग मेथड होती है, स्पॉन्ज करती है। स्पॉन्ज मतलब एब्जॉर्ब करती है उसको, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे स्पंज पानी को इस तरीके से सोख लेता है ना, ऐसे हाउस फ्लाई क्या करता है, अपने लार से पहले खाने को, जिस फूड में बैठता है उस फूड को पहले लार से गीला करता है और उसके बाद उसको स्पंजिंग। ठीक है, तो स्पंजिंग इसका क्या है, फीडिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है उसके कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन के ये 5 अलग अलग स्टेप्स हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, खाना इंजेस्ट होता है, खाने को हम अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर। डाइजेशन में जो वो अंदर लिया गया खाना है वो डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बॉडी इस डाइजेस्टेड फूड को यानी पचे हुए खाने को अपनी बॉडी में अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब किया गया खाना है वो एसिमिलेट होता है। एसिमिलेशन में वो यूटिलाइज होता है, उस खाने का उपयोग करती है और उससे हमें एनर्जी और हमारी ग्रोथ होती है और हमें एनर्जी मिलती है। और इजेशन में कुछ खाना ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मतलब जो खाना पच नहीं पाता, वो मल बन जाता है। तो ये रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर खाने को बाहर करने की जो प्रोसेस है वो इजेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांचों के पांचों टर्म्स और उनको मैंने डिफाइन किया है ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में फूड को लेने की प्रोसेस इंजेशन हो गया। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इनटू द बॉडी सेल्स, है ना, डाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी सेल्स तक पहुंचता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, किस में, एब्जॉर्प्शन में। एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब किया गया खाना है, एब्जॉर्ब्ड फूड है,
उसका यूज करती है कौन? हमारी बॉडी, और उससे हमें मिलती है एनर्जी, और हमारी बॉडी की होती है ग्रोथ। इजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की प्रोसेस बॉडी से, उसको हम इजेशन कह देते हैं। तो आइए इनको हम एक एक करके देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जब मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, तो यहाँ पर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको यहाँ पर पढ़ना है क्लास 7th। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें क्या होती है? इंक्लूड होती है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक होलो ट्यूब होती है जिसमें से होकर हमारा पूरा खाना क्या होता है? गुजरता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, ये कुछ केमिकल्स, एंजाइम वगैरह क्या करती है? सिक्रीट करती है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सहायक अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर माउथ, बकल कैविटी सबसे पहला पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर के ख़त्म होती है जी। तो माउथ जो है, माउथ से खाना जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद खाना फूड पाइप यानी खाद्य नली में, ईसोफेगस में जाता है। देन ये एंटर करता है स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और अल्टीमेटली रेक्टम एंड एनस से बाहर। तो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीज़ आपको बताई, लेकिन इसको हमें डेप्थ में जा कर के पढ़ना है। एक एक हेडिंग को एक एक स्लाइड में हमें समझना है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? पाचक ग्रंथियाँ हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? जिससे कुछ रस निकलता है, कुछ जूस निकलता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, लार निकलता है, थूक निकलता है। लिवर से पित्त रस निकलता है, बाइल निकलता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स नहीं है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम इसी के अंदर देखेंगे। अब सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, यू शुड सी इट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपका क्या है? बकल कैविटी है। ठीक है, माउथ जो होता है ना, माउथ आपका जो मुख है, उसका जो ओपनिंग है वो माउथ है, और उसके अंदर जो दांत है, टंग है, जीवा, टंग, ठीक है, जो टीथ है ना, ये सारी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये सारी बकल कैविटी में है, मुख गुहा में है। तो खाना बकल कैविटी में जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो खाने को क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन खाना को हम निगलते हैं, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस यानी कि ये एक टेक्निकल नाम है फूड पाइप का। ठीक है, साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं आप इसको, फूड पाइप का। उसके बाद खाना स्टमक में जाता है। स्टमक में खाना जाने के बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर लीवर भी है, गाल ब्लेडर भी है, और यहाँ पर पैनक्रियाज भी है। ये मैंने अभी बताया ना, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कुछ ऐसी केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। लीवर से बाइल जूस निकलता है जो गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने यहीं पर बता दिया है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, 6.5 से 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। जो स्टमक है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा भाग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है? हम खाने को लेते हैं थ्रू द माउथ के थ्रू हम खाने को अंदर लेते हैं। अब माउथ के पास क्या होता है भाई? दांत होते हैं जो खाने को चबाने का, फाड़ने का, चीरने का और पीसने का काम करते हैं। जीभ क्या करती है? जीभ जो है इस खाने में लार को मिलाती है ना।
और सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो सलाइवा निकालती है, लार निकालती है। जीभ की हेल्प से ये लार हमारे खाने के साथ अच्छे से मिक्स होता है और उसके बाद हम इसको अच्छे से निगल सकते हैं। अच्छा, जो दांत होते हैं ये खाने को कटिंग और च्यूइंग का काम करते हैं। खाने को कट और च्यू, खाने को काटना और चबाना, ये काम किसका है? दांतों का है। सलाइवा जो है, सलाइवा ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया? खाने से आया। जैसा आपने चावल खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और वो कौन सा होता है? स्टार्च होता है। अब ये स्टार्च को हमें शुगर में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाना है तो स्टार्च से शुगर सिंपल फॉर्म में चला जाता है, तो इसी को तो डाइजेशन कहते हैं। शुगर मीठा होता है, इसीलिए आप जब खाने को बहुत देर तक 32, 40, 50 बार चबाते हो तो उसमें से कुछ मिठास सी हमको क्या होता है? मिठास वाला स्वाद आता है, तो वो शुगर का होता है। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर सलाइवा ये काम कर लेता है जी, जो कि सैलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। वैसे एमाइलेज ये काम करता है। यहाँ पर अभी आप 7th क्लास में हो तो आपके लेवल के हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो ये काम करता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली सलाइवा ही करता है, ठीक है। तो द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड एंड स्वॉलोइंग इट। टंग जो है फूड को अच्छे से मिक्स करता है, उसमें अच्छे से लार वगैरह मिलाता है ताकि हमें निगलने में आसानी हो, ठीक है। अब ये खाना चला जाता है कहाँ? हमारे ईसोफेगस में। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ने हैं दांतों के टाइप्स, कि जो हमारे दांत होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बकल कैविटी के, क्योंकि दांत नहीं होंगे तो क्या होगा? दांत नहीं होंगे तो हम खाना नहीं चबा पाएंगे। खाना नहीं चबा पाएंगे तो अगर वैसे ही खाना चला जाएगा तो हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारी आंत जो है वो ख़राब हो जाएंगी, है ना, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट होती हैं। अब ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस जो है ना, अब जैसे टीथ तो 2 तरह की होती है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो शुरू से और 6 साल की उम्र तक होती हैं, झड़ जाती है। उसके बाद जो टीथ आती हैं वो परमानेंट टीथ होती हैं, परमानेंट दांत होती हैं, हमेशा के लिए होते हैं और तब तक नहीं झड़ते हैं जब तक कोई डिसऑर्डर ना हो जाए दांतों का, कोई डेंटल डिसऑर्डर ना आ जाए, कोई दांतों की बीमारी ना आ जाए, है ना, तो तब तक रहते हैं। तो ये परमानेंट टीथ के क्या हैं? प्रकार हैं, टाइप्स है। पहला है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो है ना ये सबसे फ्रंट में होते हैं, सबसे फ्रंट में 4 ऊपर होते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 नीचे के जबड़े में जी, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 8, गिनते रहना। केनाइंस जो है ये पॉइंटेड, अच्छा ये क्या करते हैं? इंसाइजर्स खाने को काटने का काम करते हैं, कटिंग का। केनाइंस जो है ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं, खाने को ना फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का, चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितने होते हैं? 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। टोटल कितने हो गए? 4। उसके बाद प्रीमोलर्स जो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो खाने को ग्राइंड करते हैं, अच्छे से पीसते हैं। ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। मोलार्स कितने होते हैं? मोलार्स 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टीथ होती है वो मोलार्स होती हैं। सबसे लास्ट में जो आप ग्राइंड और च्यूइंग चबाते हो ना खाने को, लास्ट में जो दाढ़ होती है साइड में, उनको कहते हैं मोलार्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 8, 8 + 4 कितना हो गया? 12 + 8 20 एंड +12 32। तो 32 दांतों का पूरा एक सेट हो गया, 16 नीचे 16 ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंसाइजर्स। इंसाइजर्स को ज़रा ध्यान से देखना, इंसाइजर्स कितने होते हैं? देखो इंसाइजर्स कितने होते हैं, ध्यान से आपको इनको देखना है। 1 2 3 4। ये नीचे वाला जबड़ा है, ऊपर वाला नहीं है। तो नीचे 4 है तो ऊपर भी कितने होंगे? 4 होंगे। उसके बाद देखो आप केनाइंस, केनाइंस 1 एंड 2, 2 नीचे 2 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 4। उसके बाद आगे आपके प्रीमोलर्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 8। उसके बाद मोलर्स 1 2 3 1 2 3, 6 नीचे 6 ऊपर। तो इस तरीके से ये दांतों का एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें दांतों का, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूँ। इसमें ना 3 पार्ट होते हैं आपके दांत के, क्रॉन, नेक और रूट।
क्रोन जो होता है दांतों का विजिबल पार्ट होता है जिसको आप देखते हो क्लियरली, दांत जो दिखते हैं वो क्रोन है। नेक, नेक जो है गर्दन वाला हिस्सा इसका, ये क्रोन और दांतों का जो रूट है ना, जड़, उसके बीच का हिस्सा है। और ये थोड़ा सा गम यानी मसूड़े के अंदर थोड़ा सा हल्का सा हिडन होता है। और रूट जो होता है ये गम के बिल्कुल अंदर होता है, दिखता नहीं है। गम यानी मसूड़ों के अंदर फंसा धंसा होता है, रूट फिक्स होता है, इसीलिए इसको रूट कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं आपके दांत के। अब यहाँ पर जो टूथ है यानी कि जो दांत है, ये एक हार्ड लेयर के द्वारा कवर होता है, और ये हार्ड लेयर को इनेमल कहते हैं। और इनेमल जो है दांतों को डैमेज होने से बचाता है। ये हार्ड लेयर अगर एक बार ख़राब हो गई तो दोबारा ये रिपेयर नहीं हो सकती, फिर नकली दांत लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनेमल हार्डेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का, जो कि आपकी दांतों की आउटर कवरिंग होती है। क्लियर? आई होप ये स्लाइड भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद टूथ डिके एक टॉपिक दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में छोटा सा। यहाँ पर क्या होता है, देखो हमारा जो माउथ है ना, इसमें नेचुरली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन द माउथ फीड ऑन फूड लेफ्ट बिटवीन टीथ। कभी खाना खाते हैं आप या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो दांतों के बीच में जो उसके पार्टिकल होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। खाने के जो कण है वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अब अगर हम उनको साफ नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ना उस खाने को खाने लगते हैं, और क्या करते हैं उसमें एक केमिकल क्या करते हैं, ये एक एसिड जो है उसमें प्रोड्यूस कर लेते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होता है, वो टीथ डैमेज होने लगते, धीरे 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 खराब होने लगते हैं। ये बैक्टीरिया जो एसिड वहाँ पर छोड़ता है वो क्या करता है, उन दांतों को धीरे धीरे डैमेज करता है। और ये किसका कारण बनता है, टूथ डिके का कारण बनता है, दांतों का खराब होना, दांतों का सड़ना। इसीलिए एडवाइस दिया जाता है ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे प्रिवेंट्स इट। इसको अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपने दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक दिन में कम से कम 2 बार आपको दांतों को ब्रश करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 बार का मतलब है 4 बार, 24 घंटे में 4 बार, 12 घंटे में 2 बार। सुबह 1 बार हो गया ब्रेकफास्ट से पहले, और रात को 1 बार हो गया आफ्टर द डिनर के बाद। तो 12 घंटे में 2 बार हो गया, 12 घंटे फिर नेक्स्ट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए ताकि हम टूथ डिके से बच सकें, ठीक है। अब खाना उसके बाद कहाँ पहुँचता है भाई, ईसोफेगस में पहुँचता है। माउथ वाला बकल कैविटी वाला जो हेडिंग था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ईसोफेगस में, ओ साइलेंट है। फूड पाइप इसको कहा जाता है। आफ्टर च्यूइंग फूड, खाने को चबाने के बाद फूड को स्वैलो किया जाता है, निगला जाता है। उसके बाद ये पास होता है, किसके थ्रू गुजरता है, ईसोफेगस, इस फूड पाइप, इस नली के द्वारा गुजरता है। और क्या होता है, द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस पुश फूड डाउन यूजिंग मूवमेंट्स। एक मूवमेंट ईसोफेगस में चलता है, जिस मूवमेंट के जरिए ये खाना नीचे की तरफ पुश होता है, जाता है। और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो खाने को नीचे धकेलता है। जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं ना, तो टूथपेस्ट निकालते टाइम आप पीछे से पिचकाते हो उसको, है ना, पीछे से पिचकाते हो तो टूथपेस्ट आगे की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो जब आप पिचकाते हो तो आगे जाता है, जब आप रुकते हो तो नहीं जाता है। तो ऐसे ही खाना यहाँ पर थोड़ा रुकता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन चलता है, रुकता है, फिर जाता है, रुकता है, फिर जाता है। तो इस तरीके से ये खाने का जो मूवमेंट है आपके ईसोफेगस में, ये किसके थ्रू होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू होता है। तो इससे क्या होता है, खाना चला जाता है आपके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में, आपके आमाशय में। अब जो स्टमक है, मैंने डायग्राम में भी आपको बताया कि स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ये जे शेप्ड का होता है जी। कौन से शेप का होता है, जे शेप का होता है। जे शेप ऑर्गन होता है, और इट स्टोर्स फूड एंड मिक्सेस इट विद डाइजेस्टिव जूसेस। फूड को स्टोर रखता है थोड़ी देर के लिए, उसमें डाइजेस्टिव जूस अच्छे से मिक्स करता है।
द स्टमक प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है स्टमक? सबसे पहले HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे पूछा जाए कि आपके पेट में कौन सा एसिड होता है भाई, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? ये बैक्टीरिया जो है, जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जैसे पेट में जाते हैं, पेट में बहुत ज्वलनशील एक एसिड होता है, बहुत डेंजरस एसिड होता है ये इनको जला देता है, मार देता है। अब आप बोलोगे सर इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में है, तो हमारे पेट को कुछ नहीं होता है क्या? ठीक है, ये एसिड जब ज़्यादा बनता है ना पेट में, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर हम दवाइयाँ खाते हैं एसिडिटी की, फिर रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस एसिड से बचाता कौन है? क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसकी जो दीवारें होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, तो इन सॉफ्ट दीवारों को HCl से कौन बचाता है? तो इन सॉफ्ट दीवारों को HCl से बचाने का जो काम करता है वो करता है म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूकस, ये इसको सॉफ्ट करने का काम करता है। और साथ में लिवर से बाइल जूस निकलता है बाद में, तो वो इसके साथ मिक्स होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और न वो फिर एसिड बचता है ना बेस बचता है। ठीक है, खैर वो बात की बातें हैं। यहाँ पर अभी आपको समझना है, सबसे पहले HCl निकलता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, इतनी बात याद रखनी है। दूसरा पेप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है भाई? स्टमक में होता है। कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम। म्यूकस क्या करता है? स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। तो HCl बैक्टीरिया को भी किल करता है, खाने को सड़ने से भी बचाता है। तो इस तरीके से अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तीनों की तीनों चीज़ें स्टमक में प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। गेटिंग? अब ये है आपका स्टमक, ये आपका फूड इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यहाँ से ये स्टमक में प्रवेश करता है, एंट्री करता है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है। क्वाइल्ड मतलब इस तरीके से उलझी हुई एक नली होती है, बहुत लंबी होती है, ये लगभग 7.5 मीटर इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। इट इज़ द मेन साइट ऑफ डाइजेशन की मेन साइट है, और फाइनल डाइजेशन यहीं पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पर फूड का। ठीक है, यहाँ से फिर सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है आपकी बॉडी सेल्स तक एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अच्छा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? लीवर जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है, क्योंकि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, तो इस बाइल जूस को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से रिसीव करती है, और पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, उसको भी रिसीव करते हैं। तो लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, दोनों मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, उन वॉल्स के द्वारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अब यहाँ से क्या होता है? देखिए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने बोला ना क्वाइल्ड फॉर्म में होती है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर फाइनल डाइजेशन होता है, फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फूड का, और इसकी जो इनर वॉल होती है, विलाई उनको बोलते हैं, वहाँ से खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। उसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर लीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। ये एक जूस प्रोड्यूस करती है जिसे बाइल कहते हैं, और ये बाइल जो स्टोर होती है वो होती है गाल ब्लेडर में, पित्त की थैली। ठीक है, गाल ब्लेडर में, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक, बाइल किस में हेल्प करता है? फैट को तोड़ने में, क्योंकि फैट वो न्यूट्रिएंट होता है हमारे फूड में जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पचाने में, तो इसको पचाने का काम करता है बाइल, जो कि लीवर हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो बाइल है ये फैट को जब तोड़ता है तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वो आपकी NCERT में है नहीं, तो आपको उसको जानने की ज़रूरत अभी है नहीं। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। वैसे ये मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को सिक्रीट करती है। इंसुलिन हार्मोन यहीं से सिक्रीट होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज़ होता है। तो द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के ठीक नीचे होता है आपका क्या? पैनक्रियाज।
जो कि पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, सिक्रीट करता है, और ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद खाने का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होती है ना, इनर वॉल, अंदर की दीवारें होती हैं, उसमें कुछ ना फिंगर लाइक इस तरीके से, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। इन स्ट्रक्चर से जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है और कहाँ पहुँचता है भैया, ब्लड, और ब्लड से पहुँचता है सेल्स में। ठीक है, उनको कैरी करता है ब्लड। विलाई क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, और डाइजेस्टेड फूड यहाँ से होता है एब्जॉर्ब और पहुँचता है ब्लड में। किसके थ्रू पहुँचता है, विलाई के थ्रू पहुँचता है ब्लड में, और ब्लड से बॉडी की सेल तक ये पहुँच जाता है। ठीक है, और उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है एंड देन हमारी ग्रोथ होती है। क्लियर है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब किया गया खाना है, बॉडी उसको अच्छे से यूज़ करती है, उसका यूटिलाइज करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ब्लड कैरीज एब्जॉर्ब फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। सेल्स जो होती है इस फूड को यूज करती है ताकि उसको एनर्जी मिल सके और बॉडी अच्छे से बिल्ड हो सके, बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। गेटिंग। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, बहुत सारा खाना ऐसा रह जाता है जो पचता नहीं है, जो भाई पच गया, डाइजेस्ट हो गया, वो तो एब्जॉर्ब हो गया आपकी विलाई, विलाई से ब्लड, ब्लड से सेल तक पहुंच गया, उसका यूज़ तो एनर्जी और ग्रोथ के लिए किया जा रहा है बॉडी में। लेकिन जो नहीं पचा वो बन जाता है मल, वो बन जाता है वेस्ट। तो इट इज़ वाइडर बट शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है, चौड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। ये क्या करता है, वाटर और सॉल्ट जो होता है ना, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है, ये रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहाँ से क्या होता है, इजेशन। सबसे लास्ट प्रोसेस आती है इजेशन, जिसमें बार बार खाने को क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम पर बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है। रेक्टम में ये टेम्पररी क्या होता है, स्टोर रहता है। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए ये स्टोर रहता है। इट इज़ द पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाता है। रेक्टम, एनस, लास्ट में कुछ इस तरीके का जो है पार्ट आता है ये। ठीक है, रेक्टम और एनस। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए ये स्टोर रहता है और एनस से अल्टीमेटली बाहर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को भाई, इजेशन बोल देते हैं। क्लियर। अब आता है डाइजेशन। अब ये तो ह्यूमन डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, जो घास पत्ते खाते हैं, हरी पत्तियाँ खाते हैं, घास खाते हैं, उनको कहते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। उनमें डाइजेशन कैसे होता है, आपने कभी गाय को जुगाली लेते हुए देखा है? गाय जब घास नहीं खा रही होती, कुछ भी नहीं खा रही होती, तो लेट के आराम से कुछ ना कुछ चबा रही होती है, कुछ ना कुछ चबा रही होती है। उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे जीवों को जिनमें रूमिनेशन हो रहा होता है उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बुफालो आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इनको रूमिनेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में एक पार्ट होता है रूमेन, द क्विकली स्वालो ग्रास। ये ग्रास को फटाफट क्या करते हैं, निगल लेते हैं। पूरा नहीं चबाते हैं, थोड़ा सा चबा करके फटाफट क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और इसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में। स्टमक का एक पार्ट होता है, उस पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं रूमेन। फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब आधा पचा हुआ खाना होता है जो कि रूमेन में स्टोर होता है, उसको कहते हैं कर्ड, CUD, कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड।
और लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब जब गाय कुछ नहीं खा रही होती है, आराम से बैठी होती है, लेटी होती है, तो ये कर्ड जो होता है रुमेन से दोबारा गाय के माउथ में आता है। दोबारा जब गाय के माउथ में आता है तो गाय इसको क्या करती है, च्यू करती है, चबाने लगती है, और चबा करके आप देखते हो उसका झाग भी बनता है, आराम से उसको पचाती है, उसके बाद चबा चबा के। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम दे रखा है इसके लिए। देखो, यहाँ से गाय ने घास खाया। अच्छा, गाय में जो घास होता है ना, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम और आप नहीं पचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर रुमेन नहीं होता है। रुमेन नहीं होता है गाय जैसा, या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके जैसा। सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते। सेलुलोज जो है ये किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है, हरी घास में। तो गाय जब इसको खाती है तो ये कहाँ चला गया भाई? ये रुमेन में चला गया, रुमेन में चला गया। ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट हो रहा है सीकम। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के पार्ट को यहाँ पर सीकम कहते हैं। कुछ यहाँ भी चला जाता है। अच्छा, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस खाने को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये दोबारा गाय के माउथ में आता है और फिर ये इसको चबाती है, जुगाली लेती है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसमें सेलुलोज होता है, इसीलिए इसको डाइजेस्ट करना वेरी टफ हमारे और आपके लिए, लेकिन रूमिनेंट्स के लिए इट्स वेरी इजी। ठीक है ना, बिकॉज दे हैव रूमेन, दे हैव सीकम। सीकम में भी होता है ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, चलिए, अब जो रूमेन प्लस बैक्टीरिया होते हैं ये खाने में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कर्ड जो होता है च्यूड अगेन, मतलब इसको दोबारा चबाया जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये। ठीक है, बेटर डाइजेशन हो सके इसीलिए दोबारा माउथ में आता है और इसको चबाया जाता है। सीकम जो है ये भी हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस खाने को तोड़ने का काम करते हैं, जो कि ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग होते हैं इनके बॉडी में। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो है, एमोइबा जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो आंखों से नहीं दिखता है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होती है और इट टेक्स इन फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया। इसमें एक नकली पैर होते हैं जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट। इनके द्वारा ये खाने को कैप्चर करता है, पकड़ता है, और उसके बाद ये खाना फूड वैक्यूल में जाकर के डाइजेस्ट होता है। इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, यूज किया जाता है इस पूरी सेल के द्वारा, और जो वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अमीबा अपनी बॉडी की सरफेस से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो अमीबा जो है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है। इर्रेगुलर शेप होता है इसका, रेगुलर शेप नहीं होता है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, ये इसके स्यूडोपोडिया हैं जिनकी हेल्प से खाने को क्या करता है? कैप्चर करता है। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे खाने को घेरेगा, यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा इस तरीके से, जिसमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा उसको ये अपनी सरफेस से क्या कर लेगा? बाहर कर देगा। इजेस्टेड वेस्ट यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हो जाता है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल फिनिश। अब इसकी समरी देख लेते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं कुछ लाइनों में। न्यूट्रिशन जो है ये एनिमल्स में होता है, आपको पता ही है, प्लांट्स में भी होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब ये एनिमल में होता है? तो इंजेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ ली, कोई टेंशन नहीं। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं इनमें डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डिफरेंटली खाना यहाँ पर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। आपने देखा रूमिनेंट में अलग तरीका है और हम में और आप में अलग तरीका है। रूमिनेंट्स जो है वो च्यू करते हैं किसको? कर्ड को, एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्टमक। इनका जो स्टमक है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया को यूज करता है खाने को पकड़ने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन बिगिंस इज। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वो पार्ट है बच्चों आपका माउथ, बकल कैविटी।
सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसमें एंजाइम होता है एमाइलेज, ये तोड़ता है स्टार्च को शुगर में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। तो राइट आंसर विल बी माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, जस्ट अभी बताया, तो एमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एमाइलेज। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, याद करिए क्या कहते हैं उनको, विलाई, ये वो पार्ट है जो न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है भाई, डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, मिक्सिंग ऑफ बाइल नहीं, तो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या इजेशन? राइट आंसर मस्ट बी इजेशन, ठीक है। इजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या मदद करता है ग्रास ईटिंग एनिमल में? तो एसिड मदद करता है नहीं, एंजाइम मदद करता है नहीं, सलाइवा मदद करता है नहीं, तो कौन मदद करता है भैया, बैक्टीरिया मदद करता है। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, गुड। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररली, टेम्पररली के लिए, थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को कौन सा पार्ट स्टोर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रेक्टम, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है और फिर एनस से बाहर चला जाता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है उसका करेक्ट ऑर्डर। तो माउथ से क्या स्टमक में जाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले खाना जाता है माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो एनस से बाहर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर और यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो इस चैप्टर का आप कम्युनिटी सेक्शन खोलिए, वहाँ पर रोज़ के 7 से 8 क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट और फ्रेश और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।